ये बहुत बड़ा लक्षण ये है। वो भी सिम्टम्स है, ये भी सिम्टम्स है। एडिमेटस कौन कम हो जाएगी, नॉस्ट्रिल वाली, ये जो नॉस्ट्रिल पे सूजन आ जाएगी, नथुओं पे सूजन आ जाएगी, ऐसे करके यार मुझे नाम लेना पड़ेगा। लास्ट स्टेज ऐसी होती है जिससे सुअर जैसा मुंह होता है, पीक और खंजीर जैसा मुंह हो जाता है। भैंस का ऐसा करके आगे से मुंह हो जाता है, पूरा नथुए सूख जाते हैं, सूज जाते हैं, पूरी तरीके से नथुए हो जाते हैं। वही सिम्टम्स है एक्टिनोमाइकोसिस का। जब नॉस्ट्रिल के ओरिफिस पे, नॉस्ट्रिल के छेद पे, नाक के नथों पे, नाक के छेद के चारों तरफ सूजन आ जाती है। जब नाक के छेद के चारों तरफ सूजन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जिससे हवा निकलेगी, सांस निकलेगा, तो सांस की जगह कम हो जाएगी तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी। ये डिफिकल्टी दो टाइप की मिलेगी आपको। जब गलघोटू से डिफरेंशिएट करोगे, गलघोटू में भी डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होगा और इसमें भी डिफिकल्टी रेस्पिरेशन होगा। दोनों का फर्क है कि यहाँ जो सूजन आ गई, यहाँ नॉस्ट्रिल पे सूजन आ गई, बाहर से दिखाई देगा। जो नाक के नथु है, नॉस्ट्रिल है, जो छेद है, उसकी नैरोइंग हो जाएगी, वो छोटे हो जाएंगे, तो हवा जो है सांस मुश्किल से आएगी। लेकिन जब गलघोटू में हम जाएंगे तो गलघोटू में जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की नैरोइंग होती है, क्योंकि जो मसल्स हैं, काय की मसल्स है, ट्रेकिया के आसपास जो मसल्स हैं, जो नेक रीजन की जो मसल्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, उनके अंदर सूजन आती है। और इतनी सूजन आती है कि इतना दबाव ट्रेकिया पे पड़ जाता है, चारों तरफ मसल्स उसका दबा देती हैं कि ट्रेकिया सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए घर घर की आवाज, दोनों में डिफिकल्टी है। एक जगह और डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट। जब फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो घर घर की आवाज नहीं आएगी, नॉस्ट्रिल ऊपर जाएगा, स्टिंग करेगा, ऐसे कर करेगा। जब घर घर की आवाज आ रही है तो फिजिकल चोकिंग है। अभी समझ लें कि दम घुट रहा है और पशु चारों तरफ भाग रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि सांस लेने में उसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, फोर्सली सांस ले रहा है, इसलिए ताकत लगा के सांस लेता है। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चोकिंग, जैसे दम घुटता है। लेकिन जब सूजन आती है माइको, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, माइको एक्टिनोमाइकोसिस को पढ़ा रहा हूं क्या, तो इसमें सूजन कहाँ आएगी, जब लोग सूजन है तो इसमें सांस लेने में बहुत फोर्स नहीं लगाएगा। और जहां निमोनिया आएगा वहां भी सांस लेने में फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन वहां पर क्या करेगा, डिस्निया टाइप को सांस लेने में, जैसे आज हमने भैंस देखी थी, ऊपर नीचे नथु चढ़ाई, ये फर्क है। अगर इन्वॉल्वमेंट फेफड़ों का है, पानी भरा है, तो आगे ऐसे ऐसे नाथू करेगा, नॉस्ट्रिल ऊपर नीचे करेंगे। अगर इन्वॉल्वमेंट बीच में ब्लॉकेज का है तो बहुत तेजी से ताकत लगा के सांस लेगा। और अगर इन्वॉल्वमेंट नॉस्ट्रिल का है तो आवाज आ गया, स्नोरिंग साउंड भी बोल देते हैं उसको। जैसे एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम क्या है, नेजल ग्रेनुलोमा। नेजल ग्रेनुलोमा का मतलब यह है कि नाक के अंदर एक ग्रोथ हो जाती है, उस ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ मतलब एक फोड़ा सा बन जाता है, एक नाक के अंदर नेजल सेप्टम के अंदर क्या बन जाता है, एक फोड़ा बन जाता है, और उसको सांस को आने में दिक्कत होती है, तो उसको स्नोरिंग साउंड कहते हैं। वो भी फिजिकल चोकिंग होती है। तो फिजिकल चोकिंग स्नोरिंग साउंड में मिलेगी, एक्टिनोमाइकोसिस में मिलेगी, एचएस में मिलेगी, हेमरेजिक सेप्टिकम गलघोटू में मिलेगी, और इन्फ्लेमेशन में मिलेगी, लंग्स के इन्फ्लेमेशन, निमोनिया, एक्यूट निमोनिया या क्रोनिक निमोनिया में ये है। इसमें कौन सा पार्ट, बोन अराउंड नोस्ट्रिल बिकम एडिमेटस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी।
अब लक्षण इसका आप ले लीजिए। जबड़े की हड्डी पर दर्द सहित सूजन आ जाती है। सूजन से शहद जैसा पदार्थ निकलता है जिसमें पीले पीले दाने मौजूद रहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। वही नोस्ट्रल के छेद के आसपास की हड्डी पर सूजन आने से पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसकी छोड़ लीजिए, बड़ा तेजी से काम चल रहा है। एक्टिनोवैस्कुलोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस का अंतर क्या है, दोनों का क्या डिफरेंस है, ये है बड़ी चीज पढ़ाने का। आपको दोनों का ट्रीटमेंट कैसे पहचानोगे, ये हमने बताया। जैसे हमने कर दिया कि वुडन टंग, इसका नाम क्या है एक्टिनोवैस्कुलोसिस का, जो कल हमने पढ़ाया था वुडन टंग। मिस्टर नारायण जी फिर देख लीजिए, आप जो सुबह बता रहे थे कंफ्यूजन था आपको, उसको दूर करिए। एक्टिनोवैस्कुलोसिस एक्चुअली क्या है, भ्रांतियां हैं बहुत। चलिए मैं भ्रांति भी सुना देता हूँ आपको। भ्रांति मतलब ये है कि जैसे एक्टिनोवैस्कुलोसिस को नहीं लोग जानते, एक्टिनोमाइकोसिस को जानते हैं, और एक्टिनोमाइकोसिस को लोग कहते हैं टंग के ऊपर सूजन आती है। बहुत भ्रांति है ये। तो आज ये भ्रांति खत्म हुई कि ये जो सूजन आती है, ये सूजन एक्टिनोवैस्कुलोसिस में आती है, ना कि एक्टिनोमाइकोसिस में आती है। तो एक भ्रांति ये है कि जैसे घर से कोई आदमी निकला और उसके ऊपर, सर के ऊपर है साइकिल पे कोई कट्टा अनाज का कट्टा रखा है, उससे पूछो कहां जा रहे हो, तो वो कहता है आटा पिसवाने जा रहा हूं। जितने लोग भी हैं जहां भी मिलेंगे चक्की की तरफ जा रहे, कहां जा रहे हो, बोले आटा पिसवाने जा रहा हूं, आटा पिसवाने जा रहा हूं। जब उसे उतार के देखा जाता है तो उसमें गेहूं, मक्का, बाजरा निकलता, आटा नहीं निकलता। तो वो क्या पिसवाने ले जा रहा था, गेहूं ले आ रहा था। बोल क्या रहा था, ये भ्रांति है। सब आटे ही पिसवाते हैं, कोई गेहूं नहीं पिसवाता। बाल काटने नहीं, बाल कटवाने जा रहे हैं, बाल कटाने जा रहे हैं। और कटाते क्या है, हाँ, बाल कटाने जा रहे हैं, बाल कटवा के आते हैं। तो जैसे आपके एक भ्रांति समाज में चल रही है कि लोग आटा पिसवाने जा रहे हैं गेहूं पिसवाने, लेकिन बोलते हैं आटा। ठीक उसी तरीके से इस वुडन टंग डिजीज को एक्टिनोमाइकोसिस में लोग काउंट करते हैं, एक्टिनोवैस्कुलोसिस में काउंट नहीं करते। इसलिए वो ऑथेंटिक हो जाता है, उनको ये लगने लगता है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है। मेरा चश्मा कहाँ है भाई, बोलो ना कहाँ है। कार में मैं लेके नहीं गया चश्मा, वहीं पड़ा होगा, नीचे गिरा होगा, कार में नहीं लेके चश्मा। तो उसमें जो है क्या हुआ, ये एक्टिनोवैस्कुलोसिस और एक्टिनोमाइकोसिस में क्या, वुडन टंग, और इसको क्या कहेंगे, लंपी जॉ करते हैं। मोर कॉमन है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक्टिनोवैस्कुलोसिस सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये कैसे होती है, ये वेरी रेयर है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम, कभी कभी देखने मिलती है। सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, सॉफ्ट टिश्यू पे इफेक्ट डालता है ये, और ये हार्ड टिश्यू पे इफेक्ट डालता है। जैसे सॉफ्ट टिश्यू में टंग आ गया, हार्ड टिश्यू में मैंडिबल बोन आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये चीज समझ आई नहीं आपको, क्लियर है। ट्रीटमेंट, जो पस बन गया है उसको इन्फ्लामेशन, जहां पस बना हुआ है वहां से निकाल लो, ड्रेन कर लो, निकाल लो, सक कर लो, चूस लो, और एंटीसेप्टिक लोशन उसमें लगा दो। जो इफेक्टेड पार्ट है जिसमें पस बनता है, उसको पस को निकाल लीजिए, सिरिंज से निकाल लीजिए। तो सिरिंज की मदद से आप एंटीसेप्टिक लोशन भर दीजिए। नहीं तो उसमें चीरा लगाते हैं, जब ज्यादा पस भर जाता है तो चीरा लग जाता है, खुद भी फट जाता है, वो टीयरिंग हो जाती है। तो उसकी सफाई करके आप एंटीसेप्टिक लोशन लगाइए इसमें। और पोटेशियम आयोडाइड उसको खिलाना है। दो टाइप की हो गई,
इसका मतलब जो इस बीमारी में जो हिस्सा इफेक्टेड होगा उस हिस्से की आपको सफाई करके ड्रेसिंग करनी है और फिर ऑरली हमें पोटेशियम हाइड्रेट 10 ग्राम पर डे 7 दिन तक खिलाना है और इंजेक्शन एंटीबायोटिक इसको लगाना है। इंजेक्शन पेन किलर देना, दर्द के लिए भी देना है और इंजेक्शन इलेक्ट्रोलाइट देना है। बोतल 2 से 3 लीटर देना है। बोतल क्यों देना है इसमें? बोतल क्यों दे रहे हैं? जब कोई चीज अंदर जा ही न रही तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए इसको बोतल देते हैं। इंजेक्शन क्या देंगे? पेन किलर। पेन किलर को मालूम है क्या है? रोज नहीं लिखना है इसको। न्यूस्ट्राइड, पैरासीटामोल, मेलनेस प्लस, मैक्सटॉल, कोई भी इंजेक्शन दे सकते हैं आपको। एंटीबायोटिक, पेंसिलिन नहीं लगेगी इसको, उसमें भी पेंसिलिन लगी, इसमें भी पेंसिलिन लगी। सेम ट्रीटमेंट, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। अब ये नया पार्ट आ गया, ये एंटीटॉक्सिमिया।